ये कहानी है एक ऐसे समय की जहां दुनिया की सभी नदियां सूख चुकी हैं और सभी पेड़ पौधों का सफाया हो चुका है। धरती एक बंजर रेगिस्तान बन चुका है और इंसान की 90% आबादी खत्म हो चुकी है। लेकिन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था जहां हरियाली मौजूद थी। यहाँ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस जगह को दुश्मनों के नजर से बचा कर रखा था और इस रहस्यमयी जगह के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। कहानी की शुरुआत में हम फ्यूरियोसा नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ फल तोड़ रही होती है। तभी फ्यूरियोसा की नजर कुछ घुसपैठियों पर पड़ती है जो उस रहस्यमयी जगह के बारे में जान चुके थे। फ्यूरियोसा बहादुरी दिखाते हुए उनके पास जाती है और चुपके से उनके बाइक के फ्यूल पाइप को काट देती है। दरअसल फ्यूरियोसा जिस कबीले से बिलोंग करती थी उस कबीले का एक नियम था कि यहाँ किसी भी घुसपैठियों को तुरंत खत्म कर दिया जाए ताकि वो बाहर जाकर और लोगों को इस जगह के बारे में ना बता सके। लेकिन फ्यूरियोसा बहादुर बनने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसे एक घुसपैठिया देख लेता है और उसे अपने बाइक पर बांधकर यहाँ से दूर जाने लगता है। फ्यूरियोसा की बहन तुरंत कबीले वालों को बुलाती है और कबीले के लोग उन सभी घुसपैठियों का पीछा करने लगते हैं। पीछा करने वाले लोगों में से एक फ्यूरियोसा की माँ भी थी जिसका नाम लैरी होता है। लैरी अपनी स्नाइपर से एक घुसपैठिए को मार गिराती है और उसका बाइक लेकर बाकी लोगों का पीछा करने लगती है। कबीले के बाकी लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं क्योंकि घुसपैठिए उनके दायरे से काफी दूर निकल चुके थे। लेकिन लैरी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उन हैवानों के हवाले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो घंटों तक उनका पीछा करती है और बारी बारी सभी घुसपैठियों को अपने स्नाइपर से मार गिराती है। लेकिन जिसने फ्यूरियोसा को किडनैप किया था वो किसी तरह बचकर अपने ग्रुप के पास आ जाता है। वहीं लैरी को मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि अगर वो इस ग्रुप के पास गई तो उसका मारा जाना तय था। दरअसल ये खाना बदोश लोग होते हैं और इनके ग्रुप का नाम बाइकर्स होता है। ये जगह जगह जाकर लोगों का कत्लेआम करते थे और उनके रिसोर्सेज को लूट लेते थे। उस बाइकर ग्रुप के लीडर का नाम डिमेंटस होता है जो बहुत क्रूर और ताकतवर इंसान था। इसके बाद फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास लाया जाता है। डिमेंटस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा एक हेल्दी चाइल्ड थी। दरअसल इस वक्त तक सभी लोगों में एक जेनेटिक बीमारी फैल चुकी थी जिससे आने वाले बच्चे विकलांग पैदा होने लगे थे। लेकिन फ्यूरियोसा बिल्कुल स्वस्थ होती और वो डिमेंटस के लिए बहुत फायदे की चीज थी। तभी अचानक वहां एक रेतीला तूफान आ जाता है और इस तूफान का फायदा उठाते हुए लैरी चुपके से उस कमरे में घुस जाती है जहां फ्यूरियोसा को बंधी बनाकर रखा गया था। लैरी सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है और फ्यूरियोसा को वहां से छुड़ाकर भागने लगती है। लेकिन बाइकर्स के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। लैरी एक पहाड़ी दर्रे पर रुक जाती है और फ्यूरियोसा को एक पेड़ का बीज देती है। इसके बाद लैरी उसे अपने बाइक पर बैठा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। अगर हम दोनों यहाँ से एक साथ भागे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। इसके बाद फ्यूरियोसा वहाँ से बाइक लेकर निकल जाती है। वहीं लैरी एक शंकरी गुफा में पोजीशन ले लेती है ताकि दुश्मन एक लाइन से आने पर मजबूर हो जाए। वो एक एक करके दुश्मनों को मारने लगती है लेकिन दुश्मन वहाँ हजारों के तादाद में आ जाते हैं जिससे लैरी चारों तरफ से घिर जाती है और थोड़ी देर में बाइकर्स लैरी को बंधी बना लेते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को अपनी माँ की बहुत चिंता होने लगती है, इसीलिए वो वापस लैरी के पास जाने लगती है। वहां जाकर फ्यूरियोसा देखती है कि डिमेंटस ने उसकी माँ को एक फंदे पर लटका दिया है और नीचे आग लगा दिया है। फ्यूरियोसा के आंखों के सामने ही लैरी को एक दर्दनाक मौत दिया जाता है। फ्यूरियोसा ये देखकर सदमे में चली जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो उसी वक्त ठान लेती है कि वो डिमेंटस से हर एक दर्द का बदला लेकर रहेगी। डिमेंटस फ्यूरियोसा को बंधी बना लेता है और अपने आगे के मिशन पर निकल जाता है। कई महीने के सफर के बाद बाइकर्स ग्रुप इस बंजर धरती के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे द सिटाडेल कहा जाता था। सिटाडेल के किंग का नाम इमॉर्टल जो होता है जो इस धरती का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। सिटाडेल एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जहाँ की प्रजा बहुत बुरे हालात में जीने के लिए मजबूर थे क्योंकि इमॉर्टल जो एक तानाशाह था जिसे अपने प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। डिमेंटस वहां पहुंचकर सिटाडेल की जनता को भड़काने की कोशिश करता है ताकि यहाँ की प्रजा इमॉर्टल जो के खिलाफ हो जाए। लेकिन इमॉर्टल जो के डर से किसी की आवाज नहीं निकलती। दरअसल बाइकर्स के यहाँ आने का मकसद था सिटाडेल को अपने कब्जे में करना और इसके सभी रिसोर्सेज को लूट लेना। तभी इमॉर्टल जो अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश देता है और वहाँ
एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सिटाडेल की सेना बाइकर्स पर हावी होने लगती है, जिससे बाइकर्स को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन इस हार के बावजूद डिमेंटर्स अपना सब्र नहीं खोता, बल्कि वो सिटाडेल पर कब्जा करने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वो अपने काफिले को लेकर सिटाडेल के दूसरे किले के पास पहुंच जाता है, जिसे ऑयल टाउन कहा जाता था। दरअसल सिटाडेल में 3 किले थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट किला ऑयल टाउन था, जहां बाइकर्स घात लगाकर बैठे हुए थे। बाइकर्स सबसे पहले ऑयल टाउन से आ रही एक ट्रक को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उस ट्रक में अपने कुछ सैनिक को छुपाकर वापस ऑयल टाउन में भेज देते हैं। जैसे ही ट्रक ऑयल टाउन के अंदर घुसती है, वैसे ही ट्रक में छुपे सैनिक बाहर निकलते हैं और गार्ड्स को मारकर मेन गेट खोल देते हैं। और इसके बाद सभी बाइकर्स ऑयल टाउन में घुसकर किले को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद डिमेंटर्स अपने आदमियों के साथ इमॉर्टल जो के पास जाता है और उससे एक डील करता है। डिमेंटर्स कहता है कि तुम्हें हमारे लिए रोज राशन का इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे ऑयल टाउन को पूरी तरह से निहस्तो नाबूद कर देंगे। इमॉर्टल जो के लिए वो ऑयल टाउन एक बैकबोन की तरह था, क्योंकि इस दुनिया में ऑयल ही सब कुछ था। अगर ऑयल टाउन खत्म हुआ तो सिटाडेल की ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इमॉर्टल जो इस डील को मान लेता है। लेकिन तभी इमॉर्टल जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है और वो फ्यूरियोसा को देखकर समझ जाता है कि ये एक हेल्थी चाइल्ड है। इमॉर्टल जो डिमेंटस से कहता है कि मैं इस डील को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले सौंपना होगा। जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी तब ये मेरे आने वाले बारिश की माँ बन सकती है। इसके बाद डिमेंटस फ्यूरियोसा को इमॉर्टल जो के हवाले सौंप देता है और वहाँ से चला जाता है। फ्यूरियोसा को इमॉर्टल जो के कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ इमॉर्टल जो की बहुत सारी पत्नियां पहले से मौजूद थी और इनमें से ज्यादातर औरतें गर्भवती होती हैं। दरअसल इमॉर्टल जो एक हेल्दी बच्चा चाहता था, जो बड़ा होकर उसके विरासत को संभाल सके, लेकिन आज तक कोई भी पत्नी इसे एक हेल्दी बच्चा नहीं दे पाई थी। जैसे ही सूरज ढलता है, वैसे ही फ्यूरियोसा यहाँ से भागने का प्लान बना लेती है। वो अपने बालों को पूरी तरह से काट लेती है और बिल्कुल उसी तरह का गेटअप बना लेती है जैसे वो कोई सिटाडेल की सैनिक हो। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से गार्ड के आंखों में धूल झोंककर उस कमरे से बाहर भाग जाती है और एक पाइप के नीचे छुपकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अब कई दिन बीत जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा सिटाडेल में ही एक सैनिक बनकर रहने लगी थी, क्योंकि उसके जीने का बस एक ही मकसद था, डिमेंटस से अपनी माँ के मौत का बदला। और डिमेंटस तक पहुँचने के लिए उसका सिटाडेल की सेना में रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिटाडेल और बाइकर्स में कभी भी युद्ध हो सकते थे। बाकी सैनिक समझते थे कि फ्यूरियोसा एक नौजवान लड़का है, वहीं इमॉर्टल जो एक विशालकाय ट्रक बनवा रहा था ताकि वो अपने रिसोर्सेज को सेफली एक किले से दूसरे किले तक भेज सके, क्योंकि बाइकर्स के सैनिक हमेशा रास्ते में घात लगाकर बैठे रहते थे। अब यहाँ से सीन कट होता है और कहानी आती है 8 साल बाद, जहाँ फ्यूरियोसा बड़ी हो चुकी थी और वो सिटाडेल की एक कुशल योद्धा बन चुकी थी। वो ट्रक भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था, जिसे इमॉर्टल जो ने अपने रिसोर्सेज को बाइकर्स से बचाने के लिए बनवाया था। सिटाडेल के कुछ सैनिक अपने नए ट्रक के साथ एक मिशन पर जा रहे थे, जिसमें फ्यूरियोसा को भी चुन लिया जाता है। दरअसल इस ट्रक में अनाज और राशन भरे हुए थे, जो इस किले से सिटाडेल के एक दूसरे किले में जाने वाला था और उस किले का नाम बुलेट टाउन था। इसके बाद काफिला अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इमॉर्टल जो ने अपना एक खास जनरल भेजा था, जिसका नाम पीटर होता है, जो इस ट्रक को ड्राइव कर रहा होता है। अचानक रास्ते में बाइकर्स के सैनिक ट्रक पर हमला करते हैं और देखते ही देखते वहां एक फाइट शुरू हो जाती है। इस बार बाइकर्स ने अपने हथियार को और मॉडिफाइड कर लिया था, जिससे वो सिटाडेल के सैनिकों पर हावी होने लगते हैं। बाइकर्स के सैनिक अपने बाइक पर पैराशूट बांधकर ऊंचाई पर जाते और वहीं से अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाते, जिससे बारी बारी करके सिटाडेल के सैनिकों का खात्मा होने लगा। तभी अचानक ट्रक का एग्जॉस्ट टूट जाता है और धुएं के कारण पीटर को अपने सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी फ्यूरियोसा सामने आती है, जो इतने देर से इंजन के नीचे छुपी हुई थी। वो तुरंत उस एग्जॉस्ट को ठीक कर देती है, लेकिन इस अफरा तफरी के कारण फ्यूरियोसा का स्कार्फ खुल जाता है और पीटर उसके लंबे बालों को देख लेता है। पीटर फ्यूरियोसा को देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी एक दुश्मन ट्रक पर उतरता है और अपना भाला सीधा पीटर पर फेंकने वाला होता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे वक्त रहते शूट कर देती है और पीटर की जान बचा लेती है। इसके बाद फ्यूरियोसा पीटर के
बगल में बैठ जाती है और दोनों मिलकर अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। अचानक फ्यूरियोसा अपना गन पीटर पर तान देती है और गाड़ी साइड में रोकने के लिए कहती है। दरअसल फ्यूरियोसा ने कई सालों से अपनी असली पहचान को छुपा कर रखा था, लेकिन अब पीटर को मालूम पड़ चुका था कि ये एक लड़की है। इसीलिए फ्यूरियोसा सीटाडेल को छोड़कर दूर जाने का डिसीजन लेती है ताकि इमॉर्टल जो वापस उसे अपने कमरे में कैद न कर सके। इसके बाद पीटर फ्यूरियोसा को गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है और ट्रक लेकर अकेले ही मिशन को पूरा करने निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर अपना ट्रक रोकता है और ट्रक से नीचे उतरकर सीधा फ्यूरियोसा के पास जाता है। पीटर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। फ्यूरियोसा कहती है कि प्लीज मेरे बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो ये बात इमॉर्टल जो को मालूम पड़ेगा कि मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। पीटर कहता है कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फ्यूरियोसा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। पीटर कहता है कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही फैला है, तुम यहाँ अकेले एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो और मिशन पूरा करने में मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हारा घर ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अंत में फ्यूरियोसा पीटर के साथ जाने का फैसला करती है। कुछ देर में काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन बुलेट टाउन पहुंचते ही पीटर और फ्यूरियोसा को मालूम पड़ता है कि इस टाउन पर भी बाइकर्स ने अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद बाइकर्स ट्रक से सभी राशन को लूट लेते हैं। तभी डिमेंटस उनके सामने आता है और पीटर से कहता है कि वापस जाकर अपने राजा से कह देना कि हमारे लिए राशन का स्टॉक दुगनी मात्रा में भेजे, नहीं तो मैं ऑयल टाउन और बुलेट टाउन दोनों को खत्म करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। पीटर और फ्यूरियोसा वहां से सीटाडेल लौट जाते हैं और ये खबर जाकर इमॉर्टल जो को बताते हैं, जिससे इमॉर्टल जो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए वो बाइकर्स का पूरी तरह से सफाया कर देगा। लेकिन तभी पीटर इमॉर्टल जो से कहता है कि अगर हमने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तो वे ऑयल टाउन और बुलेट टाउन को नष्ट कर देंगे, जिससे ऑयल की भारी किल्लत आ जाएगी और ये साम्राज्य अपने घुटनों पर आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक आखिरी मौका दे। मैं अपने टीम के साथ जाऊंगा और आपके कदमों में डिमेंटस का सर लाकर रख दूंगा। इमॉर्टल जो पीटर को इस मिशन की इजाजत दे देता है। तभी इमॉर्टल जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। पीटर कहता है कि ये लड़की मेरी खास वॉरियर है, जिसे मैंने बचपन से ट्रेन किया है और आज से ये मेरे हर मिशन पर मेरे साथ रहेगी। पीटर ने झूठ इसीलिए बोला ताकि इमॉर्टल जो फ्यूरियोसा को अपनी पत्नी ना बना ले। रात में फ्यूरियोसा पीटर के करीब आती है और उसे अपने हाथ पे बने मैप को दिखाती है, क्योंकि वो अब पीटर पर भरोसा करने लगी थी। ये मैप दरअसल फ्यूरियोसा ने स्टार्स के पोजीशन को देखकर बनाया था और इसी मैप से फ्यूरियोसा अपने कबीले तक पहुंच सकती थी। कल पीटर अपने टीम के साथ डिमेंटस को मारने निकल जाता है। अचानक पीटर रास्ते में अपने ट्रक को रोकता है और फ्यूरियोसा को एक अलग व्हीकल पर बैठा देता है ताकि फ्यूरियोसा इस व्हीकल को लेकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाए। पीटर फ्यूरियोसा को एक आखिरी अलविदा कहता है और अकेले ही मिशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी फ्यूरियोसा को अचानक से रियलाइज होता है कि उसका असली मकसद अपना घर पहुंचना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद डिमेंटस को खत्म करना था। वो पीटर को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो पीटर के पीछे पीछे बुलेट टाउन पहुंच जाती है, जहां पीटर अचानक बाइकर्स पर हमला कर देता है। ये हमला इतना सडन था कि बाइकर्स को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। वहीं फ्यूरियोसा अपने स्नाइपर के साथ पोजीशन ले लेती है और बारी बारी डिमेंटस के सभी खास सिपाहियों को शूट कर देती है। मजबूरन डिमेंटस को एक टावर के पीछे छुपना पड़ता है। फ्यूरियोसा भी अपनी निगाहें डिमेंटस पर गड़ा देती है, जिससे डिमेंटस को वहां से हिलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन डिमेंटस भी बहुत शातिर था, वो थोड़ा इंतजार करता है और जैसे ही फ्यूरियोसा शूट के बाद बुलेट्स को रीलोड करने लगती है, तभी डिमेंटस एक आरपीजी से सीधा फ्यूरियोसा पर हमला करता है। लेकिन तभी पीटर अपना ट्रक सीधा उस टावर से लड़ा देता है जहां पर डिमेंटस छुपा हुआ था, जिससे डिमेंटस का निशाना चूक जाता है और फ्यूरियोसा वहां से बच निकलती है। टक्कर की वजह से पीटर का ट्रक खाई में गिरने लगता है, लेकिन वक्त रहते वहां फ्यूरियोसा एक बाइक लेकर आ जाती है और एक रस्सी की मदद से पीटर को खाई में गिरने से बचा लेती है। अब सीटाडेल की टीम में सिर्फ पीटर और फ्यूरियोसा ही बचते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। लेकिन डिमेंटस एक जंबो ट्रक लेकर उनका पीछा करने लगता है। फ्यूरियोसा जैसे ही अपने गन से डिमेंटस
डिमेंटस को शूट करने के लिए अपना हाथ बाहर निकालती है, वैसे ही डिमेंटस अपने ट्रक को फ्यूरियोसा के गाड़ी में सटा देता है, जिससे फ्यूरियोसा का एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। डिमेंटस अपने ट्रक से उनके कार को जोरदार धक्का देता है, जिससे वो कार पलट जाती है और दोनों जन बाइकर्स के हाथों पकड़े जाते हैं। डिमेंटस फ्यूरियोसा के उस घायल हाथ को जंजीरों से बांधता है और उसे हवा में लटका देता है। इसके बाद डिमेंटस पीटर को एक बाइक पर बांधता है और बाइक पीटर को घसीटते हुए दौड़ने लगती है। फिर डिमेंटस अपने 2 आदमखोर कुत्तों को पीटर के पीछे छोड़ देता है और इस तरह डिमेंटस पीटर को एक दर्दनाक मौत देता है। वहां बाइकर्स के हवाबाजी के कारण बहुत धूल उड़ने लगती है और इसी का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा अपने उस डैमेज हाथ को काट लेती है और उस जगह से फरार हो जाती है। फ्यूरियोसा सीधा सीटाडेल पहुंचती है और पीटर के मारे जाने की खबर इमॉर्टल जो को देती है। ये सुनकर इमॉर्टल जो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने अपना सबसे वफादार जनरल खो दिया था। इमॉर्टल जो ऐलान करता है कि अब वो बाइकर्स के खिलाफ जंग छेड़ देगा, चाहे उसे इसकी कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब सीटाडेल और बाइकर्स के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। बाइकर्स की सेना पहले से और विशाल हो चुकी थी, क्योंकि ऑयल टाउन और बुलेट टाउन पर कब्जा करने के बाद बाइकर्स ने बहुत सारे नई सेना को भर्ती कर लिया था। ये जंग कई महीनों तक चलती है। इस दौरान फ्यूरियोसा अपने कटे हुए हाथ की जगह एक मेटालिक हैंड को लगा लेती है, जिसे उसने खुद बनाया था। आखिरकार 4 महीने बाद ये युद्ध खत्म होता है, जिसमें बाइकर्स और सीटाडेल के लगभग सभी सैनिक खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में जीत सीटाडेल की होती है और डिमेंटस अपने कुछ सिपाहियों के साथ इस जगह को छोड़कर भाग रहा होता है। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि यही सही मौका है डिमेंटस को खत्म करने का। वो महल के कुछ सिपाहियों से एक व्हीकल का बंदोबस्त करने के लिए कहती है, लेकिन उस वक्त सभी व्हीकल युद्ध के लिए गए हुए थे। तभी उनमें से एक सैनिक फ्यूरियोसा को अपना खटारा कार देता है, जिसका एक व्हील टूटा हुआ था। फ्यूरियोसा उस टूटे हुए व्हील की जगह एक लकड़ी लगा देती है और उस कार को लेकर वॉर जोन में पहुंच जाती है। वो देखती है कि सीटाडेल की सेना एक बेहद स्ट्रॉन्ग और मॉडिफाइड कार को तैयार कर रहे थे, ताकि वो डिमेंटस को पकड़ सके। सीटाडेल के जनरल्स आपस में लड़ रहे होते हैं कि आखिर इस कार को कौन चलाएगा और कौन जाकर डिमेंटस को पकड़ेगा। इसी बहस के बीच फ्यूरियोसा चुपके से वो कार लेकर निकल जाती है। अब हम डिमेंटस को देखते हैं, जो युद्ध हार चुका था और वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी एक गोली उसके एक सिपाही को आकर लगती है। डिमेंटस एक टीले के पीछे छुपकर देखता है कि सीटाडेल का एक सैनिक उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसके पास एक मॉडर्न कार है। इसके बाद डिमेंटस अपना दिमाग दौड़ाता है। वो अपने मेन व्हीकल पर दूसरे सैनिक को बैठा देता है और सभी सैनिकों को अलग अलग दिशा में भेज देता है, ताकि वो फ्यूरियोसा को गुमराह कर सके। लेकिन फ्यूरियोसा इस बहकावे में नहीं आती। वो एक ऊंचे पहाड़ी पर आराम से एक पोजीशन ले लेती है और बारी बारी सभी सैनिकों को अपने स्नाइपर से शूट कर देती है। अंत में सिर्फ डिमेंटस ही बचता है। इसके बाद फ्यूरियोसा डिमेंटस के पास आती है और उसे अपने व्हीकल से दौड़ा दौड़ाकर थका देती है। जब डिमेंटस बुरी तरह से थक जाता है, तब फ्यूरियोसा कार से बाहर निकलती है और अपने गन से सीधा डिमेंटस के सर पर मारती है, जिससे डिमेंटस बेहोश हो जाता है। जब डिमेंटस की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके हाथों को बांध दिया गया है। तभी फ्यूरियोसा अपना मास्क उतारती है और कहती है, इस शक्ल को ध्यान से पहचानो, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने 8 साल पहले बेरहमी से मारा था और आज मैं बदला पूरा करने आई हूँ। डिमेंटस ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ उसका बदला तुम मुझसे कभी नहीं ले पाओगी। तुम किसी भी कीमत पर मुझे वो दर्द फील नहीं करवा सकती। फ्यूरियोसा कहती है कि मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि ऐसी सजा दूंगी जिससे तुम खुद अपनी मौत की भीख मांगोगे। इसके बाद फ्यूरियोसा अपने व्हीकल में डिमेंटस को बांधकर सीटाडेल लाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, जहाँ हम डिमेंटस को देखते हैं जो अभी तक जिंदा होता है और उसके शरीर से एक फल का पेड़ निकला होता है। दरअसल लैरी ने जो बीज फ्यूरियोसा को दिया था, उस बीज को फ्यूरियोसा ने डिमेंटस के शरीर में गाड़ दिया था, ताकि वो डिमेंटस को मौत से भी बदतर सजा दे सके। लेकिन फ्यूरियोसा का मकसद यहीं खत्म नहीं होता है। अब वो सीटाडेल से भागकर अपने घर पहुंचना चाहती थी। दरअसल इमॉर्टल जो ने फ्यूरियोसा को अपनी पत्नी बनाकर अपने कमरे में कैद कर लिया था, ताकि फ्यूरियोसा उसके लिए एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सके। लेकिन फ्यूरियोसा भी ठान लेती है कि वो सीटाडेल के साम्राज्य को खत्म करके रहेगी और इस क्रूर इमॉर्टल जो को मिट्टी में मिला देगी। इसीलिए वो एक रात इमॉर्टल जो के सभी पत्नियों को लेकर महल से फरार हो जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए और ऐसी ढेर सारी दिलचस्प स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।